हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मज़े में होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ। स्वागत करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म लर्न विथ ग्लोरियस 2.0 में। तो मैं आकाश राज आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2026 के लिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर लेके आया हूँ 2026 के लिए, 2026 के लिए, जिसमें देखिए वो प्रश्न की संख्या आपको रहेगी 138, यानी 138 क्वेश्चन आपका रहेगा और पूरा पेज का संख्या होगा 30 और आपका ये नंबर कितना का होगा 80। 20 नंबर का क्या होगा आपका प्रैक्टिकल होगा। 20 नंबर का क्या होगा प्रैक्टिकल होगा, अर्थात 80 और 20 100 मार्क्स का आपका साइंस हो गया। तो शुरू करते हैं। चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पूछ रहा है कि समतल दर्पण अर्थात आपका जो प्लेन मिरर था उसका फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बउआ, इन्फिनिट होता है। क्या होता है इन्फिनिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा दर्पण के किस ओर बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब में जो दर्पण बनता है वो किस ओर बनता है। दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बउआ वो हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है हमेशा सीधा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये दर्पण के कहाँ बनेगा बउआ, दर्पण के आगे बनेगा। क्या बनेगा दर्पण के आगे। थर्ड क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रवर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। बोल रहा है कि यदि आपतित किरण 30 डिग्री है तो प्रवर्तित किरण क्या होगा, यानी आई है 30 डिग्री, तो आई और आर पूरा मिला के क्या होगा, आई और आर पूरा मिला के क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए नियम के अनुसार कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन पूछ रहा है प्रवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण, अर्थात 30 और 30 क्या हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो प्रवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। बोल रहा है कि सी प्रकाश आपतित प्रकाश की चाल क्या है बउआ सी है। क्या है सी है। तो प्रवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना चाल रहेगा आई का उतना ही क्या होगा आर का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी। सी इज इक्वल टू सी। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु हमेशा कहाँ से लिया जाता है बउआ, ध्रुव से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है ध्रुव से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। तो आपको ये बताए थे क्लास में कि सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होती है बढ़ती है। प्रकाश की चाल क्या होती है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बदलती है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बदलती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो P बराबर क्या हो जाएगा 100/f, क्योंकि यहाँ क्या है सेंटीमीटर में है इसलिए 100/f। तो 100 को 100 रखने देते हैं और f का मान क्या है बउआ
50, तो 50/2 क्या हो जाएगा 2, अर्थात क्या हो जाएगा 2 डाइऑप्टर, क्या हो जाएगा 2 डाइऑप्टर। अगला है तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताए थे पारदर्शक का मतलब होता है वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण रुकेगा नहीं, आर पर क्या हो जाएगा आर पार हो जाएगा। अपारदर्शक का मतलब कि इधर तो मारे लेकिन इसका पूरा अवशोषक हो जाएगा, मतलब इसके पार नहीं जा सकता, उस वस्तु को अपारदर्शक कहते हैं। पारभाषक का मतलब कुछ प्रकाश की किरण आगे जाएगा लेकिन कुछ किरण नहीं जाएगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा पारभाषक। तो तेल लगा हुआ कागज क्या होता है पारभाषक होता है, क्या होता है ट्रांसुलेंट होता है, क्या होता है जी ट्रांसुलेंट होता है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है न्यूनतम होती है, माने मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ हो देखने को मिलेगा, जल में, कांच में, निर्वात में या वायु में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु में भी सेम होती है, जल में होती है 2.25 और 2.25 × 10⁸, और कांच में होती है 2 × 10⁸। तो सबसे कम कहाँ होता है कांच में होता है, क्या होता है कांच में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये बताए थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब का बात हो तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है दृष्टिपटल पर बनता है, कहाँ बनता है दृष्टिपटल पर बनता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेत्र का प्रदर्शक अग्रभाग क्या कहलाता है, नेत्र का प्रदर्शक अग्रभाग जो होता है बउआ वो कॉर्निया कहलाता है, क्या कहलाता है कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बायोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, बायोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष अवतल द्वारा और दूर दृष्टि दोष क्या होता है उत्तल द्वारा। तो जरा दूरदर्शी दोष किसके द्वारा होता है बउआ बाईफोकल लेंस द्वारा होता है, बाईफोकल लेंस द्वारा होता है। तो पूछा है हमारा बायोफोकल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 की तरफ। रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है, रॉड्स कोशिकाएं जो होती है वो किसके प्रति संवेदनशील होती है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। तो ऑप्शन है रंग, तेज रोशनी, धुंधली रोशनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रॉड्स कोशिका होती है वो धुंधली रोशनी के प्रति क्या होती है संवेदनशील होती है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो रॉड्स और कोन्स नहीं होते, रॉड्स और कोन्स ब्लाइंड स्पॉट में नहीं पाए जाते हैं। विद्युत फ्यूज, अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बोल रहा है जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है कार्य करता है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 में हमारा क्वेश्चन क्या है बउआ, किस उपकरण में धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है, माने किस उपकरण में धन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में धन आयन और ऋण आयन क्या होता है उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो आपको ये बताए थे कि वाट बराबर जूल बट्टा क्या होता है सेकेंड होता है, वाट बराबर क्या होता है जूल बट्टा सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 19 की तरफ चलेंगे बउआ। 19 में पूछा गया है विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर की कुंडली होती है जो किससे बनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है बउआ ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नाइक्रोम हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑस्टेड ने, कौन किया था ऑस्टेड ने, कौन किया था बउआ ऑस्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल जो होता है बउआ वो दिखता नहीं है, अर्थात वो क्या होता है काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं? नहीं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है लघुपथन के समय प्रतिरोध का परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बोल रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय प्रतिरोध क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या होता है? कम जाता है, और विद्युत धारा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा? बहुत कम जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो तत्व की आवश्यकता होती है वो होती है यूरेनियम। क्या होती है? यूरेनियम होती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 की तरफ चलेंगे। पूछा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक ना बउआ? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, जो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो माने कोयला, नाइट्रो माने नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रो। हाइड्रो माने ही क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो माने क्या होता है बउआ? जल होता है। हाइड्रो माने जल होता है। अगला क्वेश्चन 28 की तरफ हम चल रहे हैं। 28 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये जो है वह एकल विस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है। FeSO4 एवं सिल्वर धातु, FeSO4 एवं सिल्वर धातु साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर टूट के कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया क्या नहीं है? अवक्षेपण नहीं है। अवक्षेपण क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन चलते हैं 31 की तरफ। 31 की तरफ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बउआ? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित का बात है तो देखिए, 2H2O2 बना क्या? 2H2O, H2Cl2 2HCl, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। 2KClO3 3 गो, 2 गो और एक आगे 3 गो। ठीक है बउआ, ये भी संतुलित है। PbNO3 3 और 3 दूनी 6, यानी 6 गो ऑक्सीजन आना चाहिए। एक ऑक्सीजन, 2 और 2 4, 4 1 5, यानी ऑक्सीजन का संख्या होना चाहिए 6 और हो रहा है कितना? 5, अर्थात ये संतुलित नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको pH संभावता क्या होगा? बोल रहा है कि जब कोई लाल लिटमस नीला हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? उसका pH मान क्या होगा? तो आपको ये पता था कि लाल लिटमस को नीला क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। क्षार का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आम्ल, ये तो आम्ल है जी। ऑप्शन नंबर डी, ये भी आम्ल है जी, 7 से कम अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी 7 होता है जो उदासीन होता है, ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, अर्थात ये भी उदासीन हो गया, ये अम्लीय हो गया, ये अम्लीय हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? बी 11 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यह शुद्ध पुष्प क्या है? अशुद्ध पुष्प क्या है? तो ZNO है। क्या है बउआ? ZNO है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के साथ मिलकर दूधिया कर देता है? तो CO2। कौन कर देता है बउआ? CO2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन अम्ल होता है? बोरा, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ये बताए थे कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 की तरफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन से प्राप्त होता था बउआ, जिप्सन से प्राप्त होता था, और जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता था CaSO4 और 2H2O। इसको जब गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो प्राप्त होगा हमारा कौची? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका प्रयोग हड्डी टूटने, मूर्ति बनाने में किया जाता है। हड्डी टूटता है तो जोड़ने में जो काम किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। CaSO4 1/2 H2O होता है।
अगला चलते हैं 38 की तरफ। अगला चलेंगे कहाँ हुआ, 38 की तरफ चलेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन है प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बउआ फास्फोरस के पास। किसके पास होगा? फास्फोरस के पास होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है बउआ वो एक कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 41 की तरफ है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है 42 में, गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है बउआ? बताइए जी। कितना होती है? 16 होती है। क्या होती है? 16 होती है। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह या कार्बोनिल समूह। तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्बोनिल समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनिल समूह हो जाएगा। बिल्डिंग में किस गैस का यूज किया जाता है? तो बिल्डिंग में एथाइन गैस का यूज किया जाता है। किस गैस का यूज किया जाता है? एथाइन गैस का यूज किया जाता है। अगला चलते हैं 45 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 45, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है बउआ आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का क्या है बउआ? सदस्य है। कार्बन जो है किसके सदस्य है? 14वें वर्ग का सदस्य है। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने होते हैं बउआ? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एथाइन में सहसंयोजक की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? कौन सबसे अधिक हैलोजन है बउआ क्रियाशील? तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? 7 है। क्या है? 7 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की यदि परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होती है 1। क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है बउआ? 18 होती है। कितनी होती है बउआ? 18 होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा बोल रहा है कि सब दिया हुआ है, इसमें से कौन सा धातु है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? यानी वन पर आधारित उद्योग का नाम लिखना है। कागज उद्योग जी भी सही है जी, टिम्बर उद्योग जी भी सही है जी, लाख उद्योग जी भी सही है जी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी, अर्थात ABC तीनों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 की तरफ। 53 की तरफ, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप सिंचाई कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पौधा के जड़ तक डायरेक्ट चला जाए, समीप चला जाए, तो उसको तकनीक को क्या कहते हैं? वर्षा जल कहते हैं, यांत्रिक छिड़काव कहते हैं, टपकन सिंचाई कहते हैं, या नहर से सिंचाई कहते हैं। तो इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? वो 1973 में। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा हुआ था। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कवक में जो होती है बउआ मृत जीवी पोषण होती है। क्या होती है? मृत जीवी पोषण होती है, अर्थात मृत पोषी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 हो गया। 56 की तरफ बउआ, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो हर जो घास पत्ते हैं, पॉलीथीन,
नहीं होगा, रबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, घास पत्ते जो है बउआ वो अपघटित हो सकता है। अगला है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ होता है, मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है बउआ, मुख गुहा से होता है। अगला सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम किसको बोलते थे बुआ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सा जैव प्रक्रम है, श्वसन जी, श्वसन भी है, पोषण जी, पोषण भी है, प्रजनन जी, ये भी है जैव प्रक्रम। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 59। अगला क्वेश्चन हमारा है 59 बउआ। तो 59 की तरफ चलते हैं। किण्वन क्रिया होती है, किण्वन क्रिया कहाँ होती है, किण्वन क्रिया जो होती है बउआ वो कहाँ होती है, हाइड्रा में होती है, अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट में होगा। क्या हो जाएगा, ईस्ट में। वायवीय श्वसन क्रिया निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया था। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है बउआ वो ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, ग्लूकोज को कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। तो आपको पहले बताए थे कि पौधा में बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती में होता है। क्या आंसर हो जाएगा, पत्ती, पत्ती ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय 63 में हमारा क्वेश्चन है बउआ, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, मानव हृदय है बउआ वो किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण। पाचन में इसका कोई कार्य नहीं है, श्वसन में फेफड़ा का कार्य, उत्सर्जन में आपका किडनी का काम, परिसंचरण तंत्र में काम करता है ब्लड और लिम्फ दोनों मिलके, और ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है आपका हार्ट। तो पूछ रहा था हार्ट के बारे में, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का देखो वो आरबीसी ऑक्सीजन ढोने में काम करता है, लसिका इम्यूनिटी पावर देने में काम करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ये हो गया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब मिलता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कोशिकीय श्वसन में कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन फिब्रिनोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ, फिब्रिनोजेन हो जाएगा, फिब्रिनोजेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में जी, सही बात है जी, कोशिकीय रिक्तियों में जी, सही बात है जी, पत्तियों में, ये भी सही बात है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से बउआ अमोनिया का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अर्थात NH3 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिक का प्रधान कार्य है। तो ब्रिक जो बताया बउआ किडनी, किडनी का जो कार्य है बउआ वो एक्सक्रीशन का काम है। किसका काम है जी, एक्सक्रीशन का काम है। तो पाचन नहीं, प्रजनन नहीं, ATP निर्माण नहीं, क्या हो जाएगा एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन, यानी ब्रिक जो कार्य करता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है बउआ इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन नहीं जी, इंसुलिन हम लोग में कार्य करता है। थायरॉक्सिन नहीं। अगला है एस्ट्रोजन नहीं। साइटोकाइनिन जो है बउआ वो पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है बउआ, पादप हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन क्या है बउआ, फल पकाने वाले हार्मोन को एथिलीन कहा जाता है। क्या हो जाएगा, एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, क्या होती है, 12 जोड़ी होती है। क्या होती है बउआ, 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप क्या होता है, नियंत्रित होता है, एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एड्रिनल द्वारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन विधि किसके द्वारा हुआ, हाइड्रा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन या बहुखंडन होता है, द्विखंडन या बहुखंडन होता है। अगला क्वेश्चन 73 की तरफ चलते हैं बउआ। 73 में क्या पूछा गया है, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। अगर हम बोल रहे हैं ये हमारा पुष्प है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा पुष्प है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर 2 अंगों से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया ये एंथर और ये हो गया फिलामेंट। ये क्या हो गया जी, फिलामेंट हो गया। और ये क्या हो गया, एंथर हो गया।
और दोनों के जोड़ने का काम करता है योजक, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? द फ्लावर हैज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड क्या ऑप्शन है? पुंकेसर, दलपत्र, वर्तिकार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? आंसर को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। तो हमारा नर जनन अंग क्या हो जाएगा? पुंकेसर। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है बउआ? शुक्राणु बनता है वृषण में। कल 12th क्लास के में बताया था कि वृषण में बनता है किसका बउआ? शुक्राणु बनता है। और शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। शुक्राणु बनने के लिए तापमान जो चाहिए वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इसीलिए वृषण को उदर गुहा के बाहर रखा जाता है। तो बोल रहा है शुक्राणु कहाँ बनता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा। चलते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन है बउआ। जीव के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था? बोल रहा है कि अगर जीव नहीं था पृथ्वी पर तो क्या नहीं था पहले से, ठीक ना बउआ? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नहीं था। इनमें से सभी नहीं था। आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में क्या संबंध है? तो यह है कि जीवाश्म है जी, सही बात है जी। इसके जबड़े और दांत के अंगुलियों के नख है, सही बात है जी। इसमें डैनी तथा पंख विद्वान, ये भी सही बात है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? निम्नलिखित में कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सेक्स को बदल सकता है? तो घोंघा ऐसा है प्राणी बउआ जो अपना सेक्स को क्या कर सकता है? बदल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल जी, सही बात है जी। स्थल मंडल जी, सही बात है जी। वायुमंडल जी, सही बात है जी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक किसको खाएगा बउआ? देखो ये हो गया आपका प्लांट को खाएगा कीट, और कीट को कौन खाएगा? मेढक। तो ये हो गया आपका उत्पादक और ये हो गया आपका उपभोक्ता, और ये उपभोक्ता प्राथमिक। तो ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चलते हैं हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब तक बनने के लिए धन्यवाद। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कागज, बहित मल जल जो है बउआ वो जैव निम्नीकरण है, और जो DDT है वो क्या है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। DDT का मतलब होता है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथीन, ठीक ना हुआ? तो DDT का नाश नहीं किया जा सकता। DDT का प्रयोग किया जाता है नीले नाली को साफ करने में, ठीक ना बउआ? तो हमारा सेशन आज समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ मिल के रहिए।